नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जैव विविधता संबंधी टॉपिकों पर। पिछले कई सारे वीडियो में हमने चर्चा की है जैव विविधता की परिभाषा, स्तर, प्रकार, मेगा डाइवर्सिटी देश, हॉटस्पॉट, IUCN, जैव विविधता का संरक्षण। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। इसी में आगे हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। कई सारे बिंदु हम पढ़ चुके हैं, आगे और चर्चा करते हैं। देखते हैं भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। लास्ट हमने पढ़ा था, याद करिए, गिद्ध संरक्षण परियोजना के बारे में। गिद्ध संरक्षण परियोजना मैंने बताया था, यह एक मृतक बख्शी जंतु है। इसके संरक्षण हेतु परियोजना वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई। पिछले कुछ वर्षों से जंतुओं की संख्या में भारत में भारी मात्रा में कमी आई है, जिसके लिए जिम्मेदार कारण कहा जाता है पशुओं की दर्द निवारक दवा के रूप में दी जाने वाली दवा डाइक्लोफेनेक है। डाइक्लोफेनेक दवा का पशुओं को दिया जा रहा है दर्द निवारक के रूप में। वो पशुओं में जाती है, पशुओं की मृत्यु के बाद में चला जाता है गिद्ध में, और गिद्ध को ये दवाई अर्थात सूट नहीं होती और अंत इसकी मृत्यु हो जाती है। तो डाइक्लोफेनेक दवा का प्रयोग करना ही इसके लिए मृत्यु का कारण बना है। तो ये कई बार एग्जामों में आया है, डाइक्लोफेनेक, पशुओं की दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक के कारण इसकी मृत्यु हुई है। टेस्ट दिया होगा कल आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, तो बढ़िया मार्क्स भी आए होंगे टेस्ट में। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी इस टॉपिक में जुड़िए, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, गिद्ध संरक्षण परियोजना वर्ष 2006 में प्रारंभ हुई थी। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई। देखिए, वहीं से जहाँ पिछला पढ़ा था वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से हमने पिछला पढ़ा था यहाँ तक हम लास्ट पढ़ा था डाइक्लोफेनेक तक, और यहीं से मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई। इस परियोजना के तहत भारत में गिद्धों की संख्या बढ़ाने हेतु गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। संख्या में कम हो रहे हैं तो प्रजनन कराकर इनकी संख्या बढ़ाएं। तो गिद्धों की संख्या में क्या क्या है, वृद्धि करने के लिए प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई थी। गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई परियोजना के तहत। इस कार्य हेतु हरियाणा के वन विभाग, व बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी संस्था द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी संस्था द्वारा पिंजौर हरियाणा में प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र की
का गठन 2006 में किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र है वो गठित किया गया था, वो था पिंजौर हरियाणा में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और हरियाणा के वन विभाग द्वारा मिलकर ये गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना, भारत में पहले ऐसे केंद्र की स्थापना की गई जहां पर गिद्धों की संख्या को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये पहला प्रजनन केंद्र था, नाम कहलाता पिंजौर हरियाणा में, हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी संस्था के द्वारा। वो कार्य बहुत जल्दी आ रही है, चिंता मत करिए, बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, रोजाना कार्य चल रहा है और आपको लाइव क्लासेस पढ़ाने के दौरान ही लाकर दिखाऊंगा और ज़रूर पढ़िएगा। तो अभी मेरे साथ में पढ़िएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे साथ साथ रोजाना पढ़ते रहें आप, ठीक है। यहां तक लिखा आपने, आगे लिख डालते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजनन केंद्र गठन 2006 में किया गया। इसके 21 मार्क्स आए, बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त राजबट खावा, पश्चिम बंगाल, व रानी असम में भी गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। तो यहां पर है गिद्ध प्रजनन केंद्र और गिद्ध संरक्षण परियोजना, ये बातें महत्वपूर्ण है। बायोस्फीयर रिजर्व मेरा टॉपिक आएगा, उस समय एकदम क्लियर कर दूंगा सारी बातें वहां पर जो इंपॉर्टेंट है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, सारे क्लियर कर दूंगा। यूनेस्को द्वारा कितने दिए गए, क्या है, सब इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, चिंता नहीं करें। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अभी केवल पढ़ने में ध्यान लगाएं, आगे मुद्दों पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो पढ़ने में ध्यान लगाइए, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बिंदु है पढ़ेंगे हम यहां पर। तो गिद्ध प्रजनन परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना के बारे में देखा। तो यहां देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना अगला महत्वपूर्ण है। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जाना जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना के बारे में। तो देखते हैं 13वें बिंदु का वर्णन, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना। ये देखिए, ये कहलाती है गंगा नदी की डॉल्फिन के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है, नेशनल वाटर एनिमल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। रोहित जी कह रहे हैं मुझे बताते हो खुशी हो रही है कि आपने जो विगत दिनों में पढ़ाया था, यूएस में कल दिल्ली में DSSB PGT ज्योग्राफी का परीक्षा दिया था, परीक्षा में 40 प्रश्न आया था। बहुत बढ़िया बात है, अच्छे किए आपने, बहुत उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप सब भी ऐसे ही करिए, रोजाना पढ़िए और एग्जाम में जो भी होगा बढ़िया से उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अभी मैं और कुछ चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ टॉपिक की चर्चा करूंगा, बुक की चर्चा बाद में। तो देखिए, गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भागलपुर में, बिहार में स्थान है भागलपुर, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य है, वहां पर विक्रमशिला गंगा नदी डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है और वहां गंगा नदी की डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। गंगा भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जाना जाता है गंगा नदी की डॉल्फिन को, और इसे दर्जा दिया गया था 5 अक्टूबर 2009 को, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया। ये गंगा नदी में पाई जाती है, गंगा नदी की शुद्धता का परिचायक है। गंगा नदी में ऐसी डॉल्फिन, पानी शुद्ध होता है तभी पाई जाती है, तो गंगा नदी की शुद्धता का परिचय कहलाता है। स्थानीय नाम इसका सौंस कहलाता है। ये जन्मांध होती है, जन्म से अंधी होती है,
मछली, लेकिन इसके सूंघने की क्षमता अत्यंत तेज होती है। ये मैमल्स या स्तनधारी जीवों में शामिल की जाती है। मैमल्स या स्तनधारी जीव है तो ये कहलाता है गंगा नदी की डॉल्फिन के नाम से जानी जाती है। तो ये सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने लास्ट लिखा था, देखिए लास्ट जो मैं आपके सामने दर्शा रहा हूँ, पिछला जो लिखा था, पिछला हमने लिखा था यहाँ पर गिद्ध संरक्षण परियोजना के बारे में, ये लिखा। और यहाँ तक देखिए, पुनः बता रहा हूँ, हमने पिछला लिख डाले थे उस दिन सैटरडे के दिन। आज यहाँ पर और लिखा है गिद्ध संरक्षण परियोजना के बारे में कुछ 4-5 लाइनें, और यहाँ पर लिखा है मैंने ये कुछ बातें यहाँ पर गिद्ध संरक्षण परियोजना के बारे में। ठीक है, अगला है गिद्ध संरक्षण परियोजना के बाद में गंगा नदी डॉल्फिन। तो देखिए गंगा नदी की डॉल्फिन, यह डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। पाँच अक्टूबर 2009 को इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। यह एक स्तनधारी या मैमल्स जिसे कहें जीव है। यह गंगा नदी की शुद्धता का परिचायक है। गंगा नदी में तभी पाई जाती है जब जल होता है, शुद्ध होता है, तब यहां से शुद्धता का परिचायक है। स्वच्छता प्रोजेक्ट के लिए नामीबिया से लाया जाएगा, ना कि ईरान से। बहुत धन्यवाद पंकज जी आपको कहने के लिए। लाया जाएगा, अब लाया जाएगा, कहां से लाया जाएगा? कई वर्षों से बातें चल रही है, मैं पिछले 10 वर्षों से पढ़ रहा हूं, जब तक कभी अफ्रीका से, कभी नामीबिया से, कभी ईरान से। तो लाया जाएगा, आ जाएगा तब हम चर्चा करेंगे। अभी लाया जाएगा तब हम उस समय देखेंगे, अभी नहीं देख पाएंगे। अभी तो अनुमान है, नामीबिया से लाया जाएगा, कल सरकार कह दे नहीं हम तो अंगोला से लेके आएंगे, हम तो इराक से लेके आएंगे। तो जहां पर अभी लाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनेगा एग्जाम में, कहां से लाया जाएगा। लाएंगे तब बात करेंगे, अभी पहले चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, तो लाया जाएगा ऐसा सवाल बेहुदा सवाल है, उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। यह गंगा नदी की शुद्धता का परिचायक है। स्तनधारी जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। गंगा नदी की डॉल्फिन कहलाती गंगा नदी में पाई जाती है। इस डॉल्फिन का संरक्षण बिहार राज्य के भागलपुर जिले के विक्रमशिला अभयारण्य में किया जा रहा है। तो विक्रमशिला अभयारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है, भागलपुर जिले के विक्रमशिला अभयारण्य में।
यह डॉल्फिन जन्मांध, जन्मान मतलब जन्म से आंखें नहीं होती, अंधी होती है, जन्मांध होती है। लेकिन इसके सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। सूंघने की क्षमता इसकी तीव्र होती है, जन्मांध होती है, लेकिन सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। जैव विविधता के स्तर तो मैंने 3 ही बताए थे, जबकि टेस्ट में 2 ही बताए, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से देखिएगा एक बार प्रश्न, स्तर 3 ही है। स्तर तो 3 ही बताए थे, अनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक। सवाल के अनुसार आंसर देना पड़ता है, स्तर 3 ही होते हैं। आप यहाँ पर क्लियर रखें, अनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक, ये 3 स्तर मैंने आपको बताए थे। यह डॉल्फिन जन्मांध होती है, लेकिन इसकी सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। इसे सॉस के स्थानीय नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण है गंगा नदी की डॉल्फिन के बारे में। राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आईएएस प्री में पूछा गया था 3 वर्ष पहले कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है, तो ये कहलाता है सर सबसे प्रदूषित नदी गंगा नदी है। ऐसा किसने कह दिया आपको? सबसे प्रदूषित नदी भारत की गंगा नदी नहीं है, ये बिल्कुल आपको किसने कहा, बताएं जरा। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी गंगा नदी। फिर भी शुद्धता का परिचय है। देखें, काफ़ी जगहों पर शुद्ध भी है, इलाहाबाद और उसके बाद में जाने के बाद में कुछ जगहों पर दूषित हो जाती है, लेकिन कई कई जगह एकदम शुद्ध जल भी है इसमें। आप हरिद्वार में जाकर देखिए, ऋषिकेश में जाकर देखिए, खूब वहाँ पर शुद्ध है, काफ़ी नदी शुद्ध है। यमुना नदी काफ़ी प्रदूषित है, गंगा नदी उतनी ज़्यादा प्रदूषित नहीं है। तो ये कहलाते गंगा नदी की डॉल्फिन के नाम से जाना जाती है। अगला देखिए, यहाँ पर अगला जो परियोजना है इससे रिलेटेड बात है। यहाँ पर देखिएगा, गंगा नदी डॉल्फिन महत्वपूर्ण जैव विविधता संरक्षण संबंधी अधिनियम। भारत में कौन कौन से अधिनियम लेकर आए? 4-5 जो अधिनियम है, नाम लिखवा रहा हूँ और यहीं पर आगे ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा। मैंने कहा था 15 नंबर जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैव विविधता संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां, इसको डिटेल से आपके सामने वर्णन करूंगा। जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण अधिनियम और उसके बाद में तारीखों के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यहां पर जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण अधिनियम, उनके बारे में चर्चा करूंगा। गंगा नदी की डॉल्फिन के बारे में देख लिया आपने, वर्णन कर दिया मैंने आपके सामने। यहां पर गंगा नदी की डॉल्फिन, नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर डालें। मैमल्स मतलब स्तनधारी जीव होते हैं, मैमल्स में शामिल है। मनुष्य खुद मैमल्स की प्रजातियों में शामिल होता है। साइंस में विभाजन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, मैमल्स कहलाते हैं। तो ये सारे इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गंगा नदी की डॉल्फिन के बारे में। जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में चर्चा। अब यहां देखते जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण अधिनियम। जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण अधिनियम। पहला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मेरा 15 जो बिंदु आएगा, जो मैंने आपके यहाँ पर लिखा था, किस किस राज्य में पाई जाती है? बिहार राज्य में है, मुख्य रूप से बिहार में, झारखंड में, मेनली बिहार राज्य में पाई जाती है, और कुछ मात्रा में पश्चिम बंगाल में भी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया, एवं इसमें कुछ संशोधन कर नया अधिनियम वर्ष 1972 लिखा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में, और नया संशोधन करके नया अधिनियम आया, कहलाता है 2006 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और 2006 दोनों के अंतर्गत है। थोड़ा बहुत संशोधन करके नया अधिनियम लेकर आए, नाम कहलाता है 2006 के अंतर्गत संशोधन। सर जैव विविधता किसे कहते हैं, ये तो मैं आपको बहुत पहले चर्चा कर चुका हूँ, याद करिए। शुरुआत मेरा इसी टॉपिक से हुआ था, जैव विविधता कि जिस क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीव जहां पर बहुलता में पाए जाते हैं भारी मात्रा में, वह क्षेत्र जैव विविधता क्षेत्र कहलाता है, या उसे जैव विविधता कहा जाता है। दूसरा, वन संरक्षण अधिनियम। देखिए जैव विविधता पर आज 11वीं क्लास है, 11 घंटे आपके सामने लगभग चर्चा कर चुका हूं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बहुत सारे बिंदु चर्चा करूंगा। एक बार पढ़ना, बढ़िया पढ़ना, और एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में कई सारे एग्जामों में प्रश्न बनते हैं इससे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा एक बार ही। और इसका ज़्यादातर मैटर किताबों में बढ़िया से मिलता नहीं है, बिखराव बहुत है, तो अच्छे से आपके सामने मैटर रखा है, बढ़िया से आप लोग इसे पढ़ना। 1980 जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002। लेकिन इसे लागू वर्ष 2004 में किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए मैंने आज चर्चा की है जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण अधिनियम, गिद्ध प्रजनन केंद्र और गिद्धों के संरक्षण के बारे में, और मैंने लिखवाया था आपको, याद करिए, अभी गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में। ये सारे बिंदु यहाँ पर किए हैं। तो जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण 4 अधिनियम है, ये आपको याद रखने हैं। अगला और मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चालू होने जा रहा है। 15वां जो बिंदु है, जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां, तारीखें या दिनांक हैं, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां या तारीखें, तो नोट कर डालिए इसको जल्दी से एक बार। जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, 2006 में भी, 80 में वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत लाया गया, 1986 में लाया गया। नोट कर लिया? तो आगे चर्चा करते हैं हम लोग। जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे।
हो गया, ये सारा इंपॉर्टेंट था, आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड और थर्ड पॉइंट में क्या है, वन संरक्षण, वनों का संरक्षण केवल वनों के संरक्षण के लिए 1980, और जैव विविधता अधिनियम में बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह सभी कुछ आ सकते हैं इसमें, तो ये सभी कुछ आ जाएगा। 2002 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जैव विविधता अधिनियम लाया गया था 2002 में, जिससे लागू किया गया था भारत में 2004 में, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां, जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। पाँच जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। डॉक्टर सलीम अली व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहीं पर लिखिएगा सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, प्राकृतिक इतिहास केंद्र संस्थान है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण संस्थान है, अक्सर एग्जामों में नाम आता है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र नाम कहलाता है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ये संस्थान इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में यूपीएससी ने तो बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछा है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां पर स्थित है, हम कहेंगे कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तमिलनाडु। पहला और इंपॉर्टेंट तारीख 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क श्रीनगर जम्मू में, सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? सर राइनो का संरक्षण नहीं होता क्या भारत में? होता है, मैंने कब मना किया बताइए? होगा, भारत में उसका भी संरक्षण होता है। आप बस एक ही यही बात कह रहा हूं, क्या हम धैर्य नहीं रख सकते? मैंने कहा था टॉपिक कंप्लीट होगा, उससे पहले और भी कई सारे छुट्टे बिंदु है वो आ जाएंगे। मैं आपको राइनो दिवस लिखवाऊंगा, गैंडे के संरक्षण करने का दिवस कौन सा है, उसमें ये बातें आ जाएगी सारी। आप भी थोड़ा सा धैर्य रखें, बस जितेंद्र जी थोड़ा धैर्य रखें,
समय आने पर सब मिल जाएगा, समय और भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलेगा। टॉपिक जब कंप्लीट होगा जिस दिन, उस दिन आप बात करिएगा सर क्या छूटा, उस दिन वो भी टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे स्टाइल में नहीं पूछे, प्रेम पूर्वक ही पूछे। आपकी जो स्टाइल है, सर क्या गैंडे का संरक्षण नहीं होता, तो मैंने कब मना किया, नहीं होता, होता है बिल्कुल। तो सीधे शब्दों में कह दें, सिंपल सी बात है। अगला है 2 फरवरी। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस। अभी मेरा टॉपिक कंप्लीट थोड़ी ना हो गया है, कंप्लीट होगा तब चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा कहलाता है? मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टेसस कहा जाता है। यही लिख देता हूं, देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर, पिकॉक कहें या मोर कह दें, एक ही बात है, मोर। वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस, वैज्ञानिक नाम कहलाता है पावो क्रिस्टेसस के नाम से जाना जाता है। तो यह कहलाता है मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस। टाइगर का हमने पढ़ा था पैंथरा टाइग्रेस लिन्नायस के नाम से। तो देखिए, पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में आर्द्रभूमि, और यहां पर सारी बातें लिखी। अब लिख रहे 2 फरवरी आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस के रूप में, ठीक है, लिखिएगा इसमें। आर्द्रभूमियां किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहां पर डिटेल से यहां पर वर्णन करूंगा आर्द्रभूमियों के बारे में। बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, भारत में कितनी आर्द्रभूमियां, वर्तमान में कितनी है, किसे कहा जाता है आर्द्रभूमि, सारी बातों पे चर्चा करूंगा आपके सामने आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस के बारे में। यहां पर एक चित्र देखिएगा, भारत का चित्र, और यहां पर देखेगा एक बातें, सांबर झील समुद्री तटीय क्षेत्र में 6 मीटर तक की लहरों का क्षेत्र, समुद्री तटीय क्षेत्र में 6 मीटर तक की लहरों का क्षेत्र, समुद्र के तट में जहां पर 6 मीटर तक लहरें आती हैं अंदर तक, समुद्री तटीय क्षेत्र में 6 मीटर तक की लहरों का क्षेत्र, और भूमि के आंतरिक भागों में झीलों का क्षेत्र, जैसे सांबर झील, समुद्री तटीय क्षेत्र में 6 मीटर तक की लहरों का क्षेत्र, और भूमि के आंतरिक भागों में झीलों का क्षेत्र जहां जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। आर्द्र मतलब दलदली भूमि, वेटलैंड कहते हैं। जब तटीय भागों में यहाँ पर जल होगा, खूब सारा समुद्र की लहरें चलेगी, भूमि कैसी हो जाती है, दलदली, नम हो जाती है, और वहां पर यदि जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी जिन क्षेत्रों में, उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि का दर्जा देंगे। या भूमि के आंतरिक भागों में झीलों का क्षेत्र, लेक्स, जहाँ जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसे आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। समुद्री तटीय क्षेत्र में 6 मीटर तक की लहरों का क्षेत्र, और भूमि के आंतरिक भागों में झीलों का क्षेत्र, लेक्स का क्षेत्र, जहाँ जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसे आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। हाँ, मेरी YouTube पर लाइव क्लास आती है, संडे के दिन रहेगी 12:30 बजे, कल भी आई थी YouTube पर लाइव क्लास बिहार वालों के लिए, बिहार PCS के लिए लाइव क्लास आती है 12:30, प्रत्येक संडे को आया करती है 12:30 to 1:30 तक, 12:30 से 1:30 बजे तक। अगले संडे फिर आएगी, कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूँ और उनकी व्याख्या करता हूँ डिटेल से आपके सामने। तो अगले बार भी होगी, तो उनको जरूर आप भी देखेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिएगा सांबर झील, और यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर समुद्री तटीय क्षेत्र में 6 मीटर तक की लहरों का क्षेत्र और भूमि के आंतरिक भागों में झीलों का क्षेत्र जहाँ जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, नाम कहलाता है आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। परिभाषा लिखता हूँ, बहुत डिटेल से आऊंगा इसमें और भी। समुद्री तटीय क्षेत्र में 6 मीटर तक की लहरों का क्षेत्र एवं भूमि के आंतरिक भागों में झीलों का क्षेत्र जहां जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। यह परिभाषा नोट कर डालिएगा। समुद्री तटीय क्षेत्र में 6 मीटर तक की लहरों का क्षेत्र एवं भूमि के आंतरिक भागों में झीलों का क्षेत्र जहां जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो यह आर्द्र भूमि के नाम से जानी जाती है। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। अभी बहुत सारी बातें आऊंगा, भारत में कितनी है वगैरह कई सारी बातें आपके सामने चर्चा करूंगा। विश्व में कितनी है, किस देश में ज्यादा पाई जाती है, क्षेत्रफल में कहां ज्यादा है, अनेक सारी बातें आपके सामने चर्चा करूंगा। यहां तक परिभाषा लिख डालिएगा। देखिए आर्द्र भूमि यहां पर दिवस है तो उसका डिटेल वर्णन करूंगा। जो दिवस आएगा उसका डिटेल से वहां पर वर्णन आपके सामने होगा। समुद्री तटीय क्षेत्र 6 मीटर तक की लहरों का क्षेत्र जहां भूमि के आंतरिक भागों में झीलों का क्षेत्र जहां जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आर्द्र भूमि कहा जाता है। यहां तक नोट करिए। और आगे लेटेस्ट बातें वगैरह इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये आर्द्र भूमि, अक्सर एग्जामों में सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। तो देखिए डिटेल से वर्णन करते चले जा रहे हैं। यहां पर सांबर झील भी आर्द्र भूमि में शामिल है, बिल्कुल सही कहा रविंदर जी। टेस्ट में कल जो दिया था, सांबर झील भी आर्द्र भूमियों में शामिल है। नोट कर लिया, आगे देखें। आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु यहां तक लिखिए, जरा समझते हैं। आर्द्र भूमियों के संरक्षण, आर्द्र भूमियां देखिए जहां पर तटीय क्षेत्र, जहां पर गीला क्षेत्र रहता है, नम रहता है, आर्द्र रहता है, और झीलों का क्षेत्र आंतरिक जैव विविधता प्रचुर मात्रा में, केवल भारत में ही नहीं विश्व के अनेक सारे देशों में है आर्द्र भूमियां। तो उन सभी का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके लिए आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु 2 फरवरी 1971 तारीख इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1971 को 1971 को ईरान देश के रामसर, नाम से ऐसा लगे कोई भारत का नाम हो लेकिन है ईरान का, ईरान देश के रामसर स्थान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसे रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि जिसे रामसर कन्वेंशन या संधि के नाम से जाना जाता है।
तो ईरान देश का स्थान है रामसर, वहां पर बैठक का आयोजन किया गया। क्या तटीय क्षेत्र में जो जैव विविधता पाई जाती है उनका क्या करें, उनका संरक्षण किया जाए। तो ये तटीय क्षेत्र में जो जैव विविधता पाई जाती है उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए ईरान देश के रामसर स्थान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। नाम कहलाती है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर संधि के नाम से या रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। देखिए टॉपिक से हटके तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप बार बार पूछ चुके हैं तो सुन लिए। क्यूरोसिवो धारा को जापान की काली धारा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जापान की जो क्यूरोसिवो की जलधारा होती है, क्यूरोसिवो व सुशीमा, क्यूरोसिवो बहती है जापान देश के पूर्व दिशा की ओर, और पूर्व दिशा की ओर जहाँ बहती है वहां पर क्या करती है, ये तटीय क्षेत्र में कई सारा अर्थात गर्म प्रभाव अधिक कर देती है और प्रदूषण को बढ़ावा देती है। इस कारण से काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। तटीय क्षेत्र में अर्थात जापान के तटीय क्षेत्रों में कटाव करती है, प्रदूषण होता है, और प्रदूषण होने के कारण इसे काली धारा के नाम से जाना जाता है। तटीय क्षेत्र का कटाव करती है, प्रदूषण होता है, इसलिए काली धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है तटीय क्षेत्र में कटाव करती है, प्रदूषण होता है, और इस कारण से इसे काली धारा के नाम से जाना जाता है। बस याद रखना है, और क्या है, क्यूरोसिवो जलधारा को अर्थात काली धारा के नाम से जाना जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक से हटके था लेकिन कोई नहीं बताया। सर आप मेंस के लिए पढ़ाते हो? बिल्कुल पढ़ाते हैं, क्यों नहीं, सारे ही लेवल का पढ़ाता हूं। मुझे खुद का आईएएस का इंटरव्यू देने का अनुभव है, तो सारे लेवल के पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये कहलाता है रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। 2 फरवरी 1971 में आयोजन की गई थी। रामसर संधि के तहत विश्व में कुल 2400 आर्द्र भूमियां है। जिनमें सर्वाधिक यूके देश में 175 आर्द्र भूमियां है एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कुल मिलाकर ज्यादा क्षेत्रफल किसमें, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आर्द्र भूमि बोलीविया देश, दक्षिण अमेरिका का देश है बोलीविया देश, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। बोलीविया देश में है। भारत में आर्द्र भूमियां कुल आर्द्र भूमि, समय अभी तो कुल आर्द्र भूमि है 42 आर्द्र भूमि है टोटल भारत के अंतर्गत। तो 42 आर्द्र भूमियां हैं भारत के अंतर्गत टोटल। प्रथम आर्द्र भूमि
ओडिशा राज्य में। कुल आर्द्र भूमियां 42 और प्रथम आर्द्र भूमि चिल्का झील 1981 में ओडिशा राज्य में बनाई गई और नवीनतम या 42वीं आर्द्र भूमि कर आर्द्र भूमि। वर्ष 2020 में लद्दाख में। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में 42वें नवीनतम आर्द्र भूमि है। 42वें आर्द्र भूमि सोकर आर्द्र भूमि। पहली आर्द्र भूमि कहलाती है चिल्का झील के नाम से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 8 आर्द्र भूमियां हैं टोटल। यहां पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। प्रथम आर्द्र भूमि चिल्का झील। कुल आर्द्र भूमियां 42 हैं भारत में टोटल 42। और नवीनतम और आर्द्र भूमि सोकर आर्द्र भूमि। पहली आर्द्र भूमि चिल्का झील, ये 2020 में बनाई गई थी 42वें। सर्वाधिक आर्द्र भूमियां उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। सर्वाधिक आर्द्र भूमियां हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि और सबसे छोटी आर्द्र भूमि। सबसे बड़ी व सबसे छोटी आर्द्र भूमि। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहलाती है चिल्का झील। ओडिशा। सबसे छोटी आर्द्र भूमि, सबसे छोटी आर्द्र भूमि कहलाती है रेणुका झील, पंजाब के अंतर्गत। ये सारी बातें नोट कर डालिए। भारत में आर्द्र भूमियां 42 आर्द्र भूमियां हैं टोटल। पहली चिल्का झील, नवीनतम 42 सोकर आर्द्र भूमि। सर्वाधिक आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि चिल्का झील, सबसे छोटी आर्द्र भूमि रेणुका। विश्व में सर्वाधिक यूके देश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कहा जाए तो बोलीविया देश दक्षिण अमेरिका का। और यहाँ पर रामसर संधि के तहत भारत में विश्व में 2400 आर्द्र भूमियां भारत में, जिसमें से 42 आर्द्र भूमियां हैं। तो अनेक सारी बातें यहाँ पर आपके सामने लिख डाले। आर्द्र भूमियों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर। राजस्थान में 2 आर्द्र भूमियां, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्र और सांबर झील का क्षेत्र। राजस्थान में 2 आर्द्र भूमियां हैं। सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में 8 आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आर्द्र भूमियों के नाम से जाना जाता है। देखिए विश्व लेवल की भारत की अनेक सारी आर्द्र भूमियों के बारे में यहां पर आपके सामने चर्चा की है। इंपॉर्टेंट बातें यहां पर लिख डालिए, जल्दी से नोट कर डालिए, फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक में हमारे। देखिए आर्द्र भूमि में जो भी जीव जंतु पाए जाएंगे उन सभी का संरक्षण किया जाता है, चाहे सारस हो चाहे कोई भी हो। जो जीव जंतु वहां पर पाए जाते हैं सामान्यतः उनके संरक्षण पर बल दिया जाता है। ठीक है,
तो ये सारी आर्द्र भूमियों संबंधी बात हुई। 2 फरवरी यहाँ पर तारीख है, वो महत्वपूर्ण तारीख है, तो इंपॉर्टेंट तारीख हमने लिख डाली 2 फरवरी। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है? 5 जनवरी के बारे में लिखा, 2 फरवरी के बारे में लिखा। अगला लिख डालते हैं 15 फरवरी। दरियाई घोड़ा संरक्षण दिवस। दरियाई घोड़ा कहा जाता है, पानी में और जमीन में दोनों में रहता है। हिप्पोपोटेमस जिसे कहा जाता है, दरियाई घोड़ा संरक्षण दिवस। तो दरियाई घोड़ा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 15 फरवरी के दिन मनाया जाता है दरियाई घोड़ा संरक्षण दिवस के रूप में। अगला है 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कहा जाता है 21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस के नाम से। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। अगला है, सॉरी यहां पर तीसरा चौथा होगा, बाईस मार्च विश्व जल दिवस के रूप में। अगले दिन है 22 मार्च कहलाती है विश्व जल दिवस के रूप में। तीसरा है 15 फरवरी दरियाई घोड़ा संरक्षण दिवस। हिप्पोपोटेमस बड़ा विशाल आकार का होता है, जंतु होता है, पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। हिप्पोपोटेमस दरियाई घोड़ा कहा जाता है। तो दरियाई घोड़े के संरक्षण के लिए किया जाता है, नाम कहलाता है 15 फरवरी। पीछे वाला नहीं लिखा तो जल्दी लिखे। देखिए भारत में आर्द्र भूमि के बारे में इंपॉर्टेंट सारी बातें यहां पर लिख डाली है। हो गया। कुल आर्द्र भूमियां 42। प्रथम आर्द्र भूमि चिल्का झील 1981 में। नवीनतम आर्द्र भूमियां 42 आर्द्र भूमि का है। सोकर आर्द्र भूमि 2020 में दिया गया दर्जा लद्दाख में। और सर्वाधिक आर्द्र भूमियां उत्तर प्रदेश में 8 आर्द्र भूमियां हैं। और सबसे बड़ी आर्द्र भूमि चिल्का झील, सबसे छोटी आर्द्र भूमि रेणुका झील। सॉरी यहां पर एक तथ्य मैंने गलत लिख दिया, जरा इसको सही कर डालिएगा। यहां पर एक गलती हो गई, ये पंजाब नहीं हिमाचल प्रदेश में है। यहां पर एक तथ्य जरा सही करना है। इसको जरा सही कर दीजिएगा। रेणुका हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में नहीं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कर दीजिएगा। रेणुका है वो हिमाचल प्रदेश में, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। रोपड़, कंजली और हरिके ये तीनों पंजाब के अंतर्गत है। रोपड़, कंजली और हरिके ये पंजाब में यहां पर है। रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश में। जरा इसको सही करना है, ठीक है, ध्यान से वापस देखेगा। यूपी में कहां पर और कितनी 8 है। अब सारी तो 42 तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा, आप पता करिए अपने स्तर पर 8 कौन सी है। नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं दर्शाऊंगा। सारी 8 के 8 सारे राज्यों की तो याद करनी संभव नहीं है। 42 आर्द्र भूमियां टोटल। हाँ 18 बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे भारत के, वो मैं आपको बिना देखे 18 के 18 लिखवाऊंगा। यहां पर इंपॉर्टेंट जितने भी हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व 18 के 18 लिखवाऊंगा मैं आपको और वो भी बिना देखे। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश करना है, पंजाब नहीं। अच्छे से याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, इसे सही कर दीजिएगा। विश्व वानिकी दिवस और अगला है विश्व जल दिवस, ठीक है। अगला देखते हैं। ये तिथि कौन बताएगा, कमेंट करके बताएं मुझे। ये कमेंट करके बताएं, ये कौन कौन सी बताएगा मुझे, कौन बताएगा जरा बताएं। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को
किसका संरक्षण किया जाता है? 18 अप्रैल 18 अप्रैल को किसके संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल को, ये बताइए जरा, कमेंट करें, जल्दी से बताएं। विश्व विरासत संरक्षण दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन डे के नाम से ओशियन डे मनाया जाता है 8 जून के दिन। जो आप कह रहे हैं ओशियन डे कब मनाया जाता है अनिता जी? 8 जून के दिन मनाया जाता है। एनवायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। विश्व विरासत संरक्षण दिवस वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन डे के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में विश्व विरासतों का संरक्षण एवं उनकी पहचान करने वाली प्रमुख संस्था यूनेस्को है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में पूरे विश्व स्तर पर विश्व विरासतों का संरक्षण करने का कार्य करती है। यह संस्था विश्व विरासतों को भारत के विश्व विरासत स्थल, तो कितने विश्व विरासत स्थल है भारत में, जरा बताएं मुझे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है टोटल भारत में? तो मैंने लिखा यहां पर 3 भागों में या 3 कैटेगरी में से बांटती है। तो विश्व विरासतों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो यह संस्था 3 कैटेगरी में बांटती है। ऐतिहासिक, व सांस्कृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल। सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल। तो टोटल भारत में कितने, भारत में विश्व विरासत स्थल कितने टोटल भारत में? भारत में कुल स्थल है कुल स्थल 38 है, 38 है टोटल स्थल। कैमल कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 22 जून के दिन। आगे आऊंगा, तिथि आनी बाकी है, अभी जो आएगा तब चर्चा कर दूंगा मैं आपके सामने। 22 जून
देखिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है टोटल संख्या में 30 स्थल। प्राकृतिक स्थल है 7 और मिश्रित स्थल है 1। 30 और 7 37 और 1 38 टोटल स्थल है। भारत में विश्व विरासत स्थलों के रूप में 38 स्थलों की पहचान की गई। अब हमारे ज्योग्राफी में यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय पार्क या कुछ स्थान ऐसे हैं जिनको प्राकृतिक स्थलों का दर्जा दिया गया है। इन 7 के नाम मैं आपके सामने लिखवाऊंगा, जैसे मानस, काजीरंगा नाम सुने होंगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी और फूलों की घाटी, अनेक सारे 7 स्थल हैं टोटल भारत में। सुंदरवन, पश्चिमी घाट, केवलादेव अभ्यारण्य का क्षेत्र, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे प्राकृतिक स्थलों के अंतर्गत। और एक आता है मिश्रित स्थल। तो हमारा यहाँ पर ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट बिंदु रहेगा प्राकृतिक स्थल कौन कौन से। सांस्कृतिक में देखें दिल्ली का लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, फतेहपुर सीकरी के निर्माण कार्य, ये सारे किसमें ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थल के अंतर्गत आते हैं। 7 आएंगे प्राकृतिक स्थल राष्ट्रीय पार्कों में, और मिश्रित स्थल आते हैं। एक स्थल है विरासत का मतलब हमारी प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर जो काफी लंबे समय से और बड़ी महत्वपूर्ण है देश में। विश्व विरासत स्थल जैसे ताजमहल हमारी विरासत स्थल है, सांस्कृतिक धरोहर है, उनका संरक्षण किया जाता है। ऐसी 38 स्थान है उनको अर्थात संरक्षण किया जाता है भारत के अंतर्गत। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 7 के कल नाम लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर 7 है, देखिए उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी फूलों की घाटी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में, मानस और काजीरंगा दोनों असम राज्य के अंतर्गत आते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का क्षेत्र तो चर्चा करेंगे, केवलादेव अभ्यारण्य इत्यादि क्षेत्र। 7 ऐसे स्थल होंगे जो आपके सामने चर्चा करूंगा, नाम लिख डालूंगा। 7 प्राकृतिक स्थल आएंगे। पश्चिमी घाट का क्षेत्र, ये सारे मिलाकर कहलाएंगे 7 स्थल टोटल है भारत में। तो कल आएंगे, चर्चा करेंगे इसी में आगे, और इंपॉर्टेंट तिथियों के बारे में कल कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।